औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, आई एम ज़ैनब अरशद एंड वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, हमने ज़ू 101 के लास्ट वीडियो में 76 तक जो टॉपिक थे वो डिस्कस किए थे, जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज़ और लॉन्ग क्वेश्चन आपको बता दिए थे और वो समझाए भी हैं आपको। अगर उनमें से आपका कोई पॉइंट रह गया तो वो मैं ओवरऑल मुकम्मल तौर पर एक्सप्लेन नहीं कर रही क्योंकि टाइम शॉर्ट है। जो चीज़ें रह गई हैं उसको आप छोड़ दें, जो मैं बता रही हूँ जस्ट वो आप लोग कर ले तो इंशाल्लाह आपका 90% पेपर अच्छा होगा। तो अभी भी इन टॉपिक्स में भी मैं आपको कुछ टर्म्स और शॉर्ट लॉन्ग बताऊंगी। ओवरऑल मैंने इसे 100% एक्सप्लेन नहीं करना, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो एक्सप्लेन करती जा रही हूँ, आप उनको पिकअप करते जाएं। लेसन नंबर 77 है जिसका है डीएनए माइक्रो एरे। ठीक है, डीएनए माइक्रो एरे का टॉपिक है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए डीएनए माइक्रो एरे क्या है। द डीएनए माइक्रो एरे बेसिकली क्या है, एक टूल है, यूज़ करने के लिए हम एक टेक्निक है जो हम डिटरमिन करने के लिए यूज़ करते हैं डीएनए फ्रॉम ए पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स। ठीक है, कोई एक इंडिविजुअल लेते हैं, उसका डीएनए में डिटरमिन ये करते हैं कि उसकी जीन्स में कोई म्यूटेशन तो नहीं है। अगर वो म्यूटेशन है तो वो मुस्तकबिल में कौन सी बीमारी काज कर सकता है, उसको हम किस तरह डील कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक पूरा मेथड है, एक तकनीक है जिसको हमने डीएनए माइक्रो एरे बोला हुआ है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास हमने एक ऑर्गेनिज्म का लिया है सेल। ठीक है, तो उसमें एक उसका नॉर्मल सेल है और अगर कैंसर सेल होगा तो वो इस तरह होगा। उसको हमने क्या करना है, सेल का सैंपल लेना है। ठीक है, उस सेल को हमने कल्चर कर लेना है। कल्चर का मतलब है कि सेल की ग्रोथ कर लेनी है, नॉर्मल सेल की भी और जो डिजीज़ सेल है जो कि कैंसर वाला है उसकी भी। इसको कल्चर करना है, यानी कि उसकी ज़्यादा जो है रिप्रोडक्शन करवा के ज़्यादा कॉपीज़ बना लेनी है। फिर उसमें हमने क्या करना है, उसके जो मैसेंजर आरएनए होगा और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टर्स के ज़रिए, ठीक है, यानी पहले हम उसके अंदर से मैसेंजर आरएनए आइसोलेट कर लेंगे। आइसोलेट करने के बाद उसकी हमने क्या कर लेनी है, मैसेंजर आरएनए की रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके उस आरएनए को हमने कम्प्लीमेंट्री डीएनए में चेंज कर देना है। फिर जो कम्प्लीमेंट्री डीएनए जो होगा उसको हमने आपस में हाइब्रिडाइज कर लेना है। ठीक है, जो इसकी और इसकी इनको आपस में हाइब्रिडाइज किया है तो ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए में चेंज हो जाएगा, क्योंकि कम्प्लीमेंट्री डीएनए जो होगा वो सिंगल स्टैंडर्ड होगा, इसको हम डबल स्टैंडर्ड में डीएनए करेगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास डिजीज सेल के जो डीएनए होगा ना, cDNA कम्प्लीमेंट्री डीएनए, वो रेड फ्लोरेसेंस को प्रोब्स देगा और जो हमारे पास हेल्दी सेल है उसका जो डीएनए होगा वो ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोब्स देगा। प्रोब्स क्या होता है, ठीक है, प्रोब्स भी एक शॉर्ट ये कह लें कि सीक्वेंस का पार्ट है सीडीएन का या आरएनए का, जिसके अंदर 15 से 20 न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होते हैं, जिसके अंदर पूरे सीक्वेंस की इंफॉर्मेशन पाई जाती है। फिर हमने इनको आपस में, ठीक है, इनको आपस में हाइब्रिडाइज करना है। हाइब्रिडाइज करने के बाद हमने कंप्यूटर की स्क्रीन पे इनको टूल के ज़रिए यूज़ करना है। तो अगर हमारे पास ये कुछ तरह इस तरह करके ना टिप्स नज़र आएंगे, कलर नज़र आएंगे, ठीक है, होल्स में, तो ये जो हमारे पास है ना ये वाला ट्रे सा बना हुआ है, इसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, माइक्रो एरे। तो ये यहाँ पर दिखाएगा कि नॉट सिग्निफिकेंट, जो ब्लैक कलर है ये बताएगा कि नॉट प्रेजेंट इन सेल, ठीक है, कि सेल के अंदर कोई बीमारी मौजूद नहीं है। येलो बताएगा कि दोनों सेल्स के अंदर कोई ना कोई जो है बीमारी मौजूद है, और ग्रीन बताएगा कि ये सारे सेल्स क्या हैं, नॉर्मल है, और डिजीज़ सेल जो होंगे वो रेड शो हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे हमें पता चल जाएगा कौन सी डिजीज़ है, किस जीन्स की वजह से, किस ऑर्गेनिज्म में किस तरह काज हो रही है। तो ये क्या है, एक माइक्रो एरे कॉमनली नोन एज डीएनए चिप और बायो चिप। ठीक है, ये नज़र आ रही है आपको ट्रे नुमाज जो बना हुआ है, ये एक डीएनए चिप है या बायो चिप होती है डीएनए की, जो कि हमने पहले डीएनए बनाते हैं। तो हमने डीएनए एरे यूज़ क्यों करना है, हम ये यूज़ इसलिए करते हैं ताकि जो लार्ज नंबर ऑफ़ जीन्स होते हैं ना, उनका इकट्ठा जो एक्सप्रेशन शो होता है वो कितना है, उसके लेवल को मेयर करने के लिए हम देखते हैं कि डीएनए माइक्रो एरे किस तरह डीएनए के अंदर उसकी जीन्स का एक्सप्रेशन लेवल कितना है और उसके अंदर जीनोटाइप कौन सी है। मसलन अगर दो हमारे पास जीन्स हैं, ठीक है, दो ऑर्गेनिज्म की, ये जीन्स ये एक ऑर्गेनिज्म की है, ये दूसरी ऑर्गेनिज्म की हैं, ठीक है, ये दोनों अलील्स हैं एक ही जीन की, ये भी दोनों अलील्स हैं एक ही जीन की। जब इनको हम आपस में हाइब्रिडाइज करवाते हैं तो जीनोटाइप आर 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 इस तरह और ये स्मॉल आर इस तरह शो होती हैं। तो ये सारी इसकी जीनोटाइप्स हैं। अब इनमें से कौन सा डोमिनेट होकर फिनोटाइप पे असर करेगा, फिनोटाइप बनाएगा, वो भी हमने एक्सप्रेशन भी उसका देखना है। ठीक है, तो ये हमारे पास था। ईच डीएनए स्पॉट जो होता है ना वो कंटेन करता है पिकोमोल्स है, यानी 10 to -12 मोल जो होता है वो उसके अंदर मौजूद होता है स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस, जिसे हम कहते हैं प्रोब्स। प्रोब्स जो होते हैं ये एक, इसे हम रिपोर्टर्स भी बोलते हैं और
यहाँ पर आप देखें ये जो हमें मिले हैं ये बेसिकली हमें जो इंडिकेशन है, ये हमारे पास प्रोब्स हैं जो उसकी एक्सप्रेशन को शो कर रहा है। तो प्रोब्स यहाँ पर हमारे पास क्या है, उसके अंदर ये जो स्पॉट हमें मिले हैं ये ऊपर, ठीक है, इसके अंदर 10 to 12 जो है हर स्पॉट के अंदर 10-12 जो है वो DNA सीक्वेंस के तौर पर उसका मौजूद होता है। इसको ही हम प्रोब्स बोलते हैं, जो कि 10 to 12 इसका साइज़ है। ये जो शॉर्ट सीक्वेंस होते हैं ये क्या होते हैं, ये जीन होते हैं या अदर दैन DNA एलिमेंट जो होते हैं ये यूज़ किए जाते हैं टू हाइब्रिडाइज DNA और RNA, यानी कम्प्लीमेंट्री DNA और कम्प्लीमेंट्री सिंगल स्टैंडर्ड RNA, और इनको हम लोग कहते हैं एंटीसेंस RNA सिंपल कॉर्ड टारगेट। अंदर हाई स्ट्रेचिटी कंडीशन, मुख्तलिफ कंडीशन इनको टेम्परेचर और एनवायरनमेंट की वगैरह की दी जाती हैं, ठीक है। तो वो यही बता रहे हैं, जो ऊपर मैंने ये प्रोसेस समझा दिया है, ठीक है, कि पहले हमने इस नॉर्मल सेल और डिजीज़ सेल लेना है, फिर उसको ग्रो करवाना है, कल्चर करवाना है, कॉपीज़ बनानी है, फिर उनमें से RNA निकालना है। जो RNA निकालेंगे उससे कम्प्लीमेंट्री DNA जो सिंगल स्टैंडर्ड होंगे वो बनवाएंगे। फिर जो कम्प्लीमेंट्री से डिजीज़ और हेल्थी के होंगे उनको आपस में मिक्स करके हाइब्रिडाइज़ करवा के डबल स्टैंडर्ड बनवाएंगे। जो हाइब्रिडाइज आएगा उसका कोई स्पॉट बनेगा जो हमारे पास, उस स्पॉट में हर स्पॉट के अंदर 10 to -12 क्या होगा, उसके अंदर सीक्वेंस का साइज़ होगा। तो ये हो गया इसका। नेक्स्ट हमारे पास इसका ये है कि प्रिंसिपल क्या है, तो माइक्रोआइज जो है ये हाइब्रिडाइजेशन है बिटवीन 2 DNA स्ट्रैंड। अब इधर ये नज़र आ रही है ना आपको, ठीक है, यहाँ पर भी सिंगल स्टैंडर्ड कम्प्लीमेंट्री DNA, यहाँ पे भी सिंगल स्टैंडर्ड कम्प्लीमेंट्री DNA, इनको अंदर हमने क्या करवा दिया है, हाइब्रिडाइजेशन करवा दिए। तो फिर हमारे पास इसका क्या मतलब हुआ, माइक्रोआरी का मतलब है कि ये क्या है, बेसिकली 2 DNA के दरमियान हाइब्रिडाइजेशन है, जिसके अंदर जो है दोनों DNA के कम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड जो सीक्वेंस होंगे वो एक दूसरे से पेयर होंगे, उनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे और जो है वो एक न्यू जो होगा DNA बना देगा। उस DNA के अंदर हमें पता चलेगा कौन सा डिजीज़ है, जीन्स हैं, और कौन से हेल्दी जीन्स हैं। ये इस प्रिंसिपल है। तो ये दोबारा उन्होंने बात नीचे भी समझाई हुई है, ये मैं दोबारा नहीं करवा रही। यहाँ पर उन्होंने शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द यूजेस एंड टाइप्स ऑफ एरीज। इन्हीं एरीज की यूजेस और टाइप्स क्या हैं। तो बहुत सारी टाइप्स जो हैं एरीज की एग्जिस्ट करती हैं, उनके दरमियान डिस्टिंक्शन हम देख सकते हैं कि सेपरेटली अरेंज्ड ऑन सरफेस आर कोडेड बीड्स। कुछ जो है वो कोडेड बीड्स की शक्ल में मिल जाते हैं और कुछ जो है ये सेपरेटली अरेंज्ड होते हैं, ये आपको बने बनाए मिल जाते हैं। ट्रेडिशनल सॉलिड फेस एरी है, ठीक है, सॉलिड फेस जो एरी होता है ये करेक्शन होता है ऑर्डरली माइक्रोस्कोप स्पॉट कॉल्ड पिक्चर्स। इनके पास तरतीब से ना कुछ माइक्रोस्कोपिक जो पार्ट्स हैं वो जुड़े होते हैं, जिनको हम स्पॉट्स बोलते हैं या उन्हें हम बोल सकते हैं फीचर्स, ठीक है। उनके अंदर आइडेंटिकल और स्पेसिफिक प्रोब्स अटैच होते हैं, यानी बने बनाए हमारे पास सॉलिड के जो होते हैं, और सॉलिड फेस जो ट्रेडिशनली एरी होता है उसके अंदर क्या होते हैं, कुछ स्पॉट्स बने होते हैं, वो स्पॉट्स को फीचर्स बोलते हैं। और इन स्पॉट्स के अंदर जो 1000 आइडेंटिकल स्पेसिफिक प्रोब्स होते हैं DNA के अटैच, ठीक है। तो ये ग्लास प्लास्टिक का किसी भी चिप के साथ जुड़े होते हैं, जिन्हें हम जीनोमिक चिप या DNA चिप भी कहते हैं। DNA माइक्रो एरीज का यूज़ क्या है, ये डिटेक्ट करता है DNA को एज इन कंपेरेटिव जीनोम हाइब्रिडाइजेशन के लिए यूज़ होता है, और डिटेक्ट करता है RNA को। इसके अलावा ये ट्रांसलेटेड करता है RNA को, ये ट्रांसक्रिप्शन करता है RNA की DNA में, और DNA को ट्रांसलेट करता है प्रोटीन्स के दौरान, और एक्सप्रेशन दिखाता है कि cDNA जो बनेगा उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, फिनोटाइप का और जीनोटाइप में कौन सा रिसेसिव और डोमिनेट होगा। लेसन नंबर हमारे पास 78 है, माइक्यूलर हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन कुछ तो आपको उसका आइडिया हो ही क्या होगा, ये वही है जैसे पीछे हमने पढ़ा है जो टॉपिक, उसके हवाले से जो इधर भी वही फिनोमेन जो है दोबारा रिपीट होगा। व्हाट इज़ मॉलिक्यूलर हाइब्रिडाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। मॉलिक्यूलर हाइब्रिडाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड क्या है, मॉलिक्यूलर हाइब्रिडाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर प्रोसेस ये क्या है, एक प्रोसेस है इन विच 2 सिंगल स्टैंडर्ड न्यूक्लिक एसिड जो मॉलिक्यूल्स होंगे ना, ठीक है, वो कम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस का उनका आपस में होगा, और वो दोनों मिल के डबल स्टैंडर्ड बना देंगे। मगर एक हमारे पास A, T, ठीक है, C और G है, ये एक से सिंगल स्टैंडर्ड आ गया हमारे पास स्ट्रैंड। दूसरा एक क्या किससे साथ बनाता है, T के साथ, ये T है, A है, G है, C है, ये आपस में क्या करेंगे, इस तरह कम्प्लीमेंट्री होंगे और मिल के आपस में, ये भी सिंगल स्टैंड है, ये भी सिंगल स्टैंड है सारे, तो ये सिंगल स्टैंड मिल के क्या बना देंगे, डबल स्टैंडर्ड न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल बना देंगे। इसे हम बोलेंगे न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन। ये एक फंडामेंटल टूल है माइक्रोबायोलॉजी में, और ये अप्लाइड इसका डिफरेंट वेरियस फील्ड जो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर है वहाँ पर इसको हम यूज़ भी करते हैं। और ये हमारे पास स्पेसिफिक जीन एक्सप्रेशन मालूम करने के लिए यूज़ होता है, डिटेक्ट करने के लिए, स्क्रीनिंग जो है प्रोसेस के लिए यूज़ होता है कि
कौन सा डीएनए के जीन का पार्ट कौन सी बीमारी पैदा करेगा, कहाँ पे डीएनए के अंदर किस जीन में म्यूटेशन होगी, और क्रोमोसोमल और डायग्नोसिंग करने के जीन की क्रोमोसोम्स को स्टडी करने, और जो डिजीज़ को काज हो रही है अगर जेनेटिकली तो उसको स्टडी करने के लिए भी या डायग्नोस करने के लिए भी यूज़ होता है। इसका प्रिंसिपल क्या है? द टेक्निक ऑफ न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन इस्टेब्लिश्ड एंड डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ डीनेचुरेशन एंड नीनेचुरेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। यानी हमारे पास एक ओल्ड न्यूक्लिक एसिड के 2 स्ट्रैंड होंगे, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड अगर हमारे पास डबल स्ट्रैंड के मौजूद होगा, उसके अंदर डबल स्ट्रैंडर्ड जो न्यूक्लिक एसिड जो होंगे या ये कह लें कि डीएनए होंगे, उनको पहले हमने क्या कर देना है? तोड़ देना है, डीनेचर कर देना। उसके अंदर जितने भी हाइड्रोजन बॉन्ड है ए और टी के दरमियान, जी और सी के दरमियान, उनको तोड़ देना है, ठीक है। जैसे आपको नीचे ये एक पिक्चर में नज़र आ रहा होगा। सबसे पहले हमारे पास क्या किया है इन्होंने, ये देखें, ये एक हमारे पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ठीक है। एक ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। इन दोनों को हमने हाई टेम्परेचर और हाई पीएच दिया है ना जब, तो ये डीएनए दोनों जो होंगे वो टूट कर सिंगल स्टैंडर्ड में डीनेचर होकर चेंज हो जाएंगे। फिर हमने इनको स्लोली कूल करना है और लोअर पीएच देंगे तो ये दोबारा आपस में ही रीजॉइन होकर रीजनरेशन हो जाएंगी। तो इस तरह इनकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, ठीक है, दोबारा से तोड़ के दोबारा। अब ये एग्जांपल एक दिखाई दे रही है यहाँ पे नीचे आपको कि अगर जिस तरह हमने 2 डीएनए लिए हैं नीचे, ठीक है, अगर हमारे पास 2 डीएनए थे डबल स्टैंड, इस तरह करके इन दोनों डबल स्टैंड को तोड़ के हमने सिंगल स्टैंड में इस तरह करके चेंज कर दिया है, ठीक है। अब इन सिंगल स्टैंड का जो होगा वो एक आप कह लें कि ये एक्स है और ये वाई है, डीएनए एक्स का एक इधर आएगा और एक वाई का आएगा। ये दोनों आपस में भी कम्प्लीमेंट्री होकर बना लेंगे न्यू डीएनए, तो इसे भी हम कहेंगे हाइब्रिडाइजेशन। तो इसके देख लें ये इधर लिखा हुआ भी है, ठीक है। एक हमने सीक्वेंस लेना है एक्स सोर्स से, एक लेना है वाई सोर्स से, इन दोनों को आपस में क्या करवा दिया है? हाइब्रिडाइज करवा दिया है। तो इस तरह ये था, ये इसका प्रिंसिपल है, ये आपने याद कर लेना, बहुत ही आसान है। इसकी शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और एग्जांपल भी ये पूछ सकते हैं, ये आपने कर लेनी है। तो नीचे एक नेक्स्ट पिक्चर आपको दिखा रहे हैं, ये तो थी सिर्फ डीएनए की। इसके अलावा हम ओवरऑल जनरल बात कर रहे हैं न्यूक्लिक एसिड की, स्पेसिफिकली हम डीएनए या आरएनए की बात नहीं कर रहे। अगर हम फ़र्ज़ करें हमारे पास एक मिक्सचर है जिसमें डीएनए भी है आरएनए भी है, ठीक है। अब डीएनए डबल स्टैंडर्ड और आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड है, इनको हमने डीनेचर कर दिया। डीनेचर करेंगे तो डीएनए जो होगा वो सिंगल स्टैंडर्ड में चेंज होकर उसके प्रोब्स या टेम्पलेट अलग अलग से हो जाएंगे, ठीक है, स्ट्रैंड। फिर इनको आपस में मिक्स करेंगे तो जो आरएनए के स्ट्रैंड होंगे या न्यूक्लियोटाइड होंगे या डीएनए के होंगे वो आपस में मिक्स हो जाएंगे। मिक्स होकर एक न्यू जो है हाइब्रिड स्ट्रक्चर देंगे जिसे हम बोलेंगे डीएनए आरएनए हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो यानी आरएनए और डीएनए का आपस में मिक्सचर हो जाएगा। तो वो यही कह रहे हैं कि सिंगल स्टैंडर्ड का हम डिफरेंट डीएनए स्टैंडर्ड मालिक्यूल हैं, डबल स्टैंडर्ड और डीएनए और आरएनए मालिक्यूल्स को हम मिक्स टुगेदर कर दें सोल्यूशन में और उसको डीनेचर करने के बाद उनको रीनेचरेशन करने की करें तो डिफरेंट कंडीशन के दौरान सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या आरएनए आपस में बाइंड होकर एक लोकल या और मालिक्यूल डबल स्टैंडर्ड बना देंगे जिसे हम सिंगल स्टैंडर्ड मालिक्यूल या कम्प्लीमेंट्री टू एच अदर कह सकते हैं कि वो डबल स्टैंडर्ड में चेंज हो गया। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक और यूज़फुल तकनीक है, ठीक है। ये हाइब्रिडाइजेशन के ज़रिए हम न्यू इकसाम की प्लांट्स बना रहे हैं, ठीक है, फूड पैदा कर रहे हैं, जानवर जो हैं वो न्यू इकसाम के बना रहे हैं न्यू जेनेटिक वैराइटीज़ के साथ। तो ये यहाँ पर इसके मुख्तलिफ यूज़ भी लिखे हुए हैं। द टारगेट न्यूक्लिक एसिड टू बी एनालाइज्ड आर यूजली डीनेचर्ड। बार बार वही लिखा हुआ है कि जिस न्यूक्लिक एसिड को हमने इस्तेमाल करना है उससे पहले डीनेचर करते हैं, फिर उसे हमने मिक्स कर देना है, फिर विद लेबल्ड प्रोब इन हाइब्रिडाइजेशन सिस्टम, ठीक है। कोई और जो प्रोब होगा, लेबल्ड प्रोब वो होगा कि एक हमने डीएनए लिया है उसको हमने क्या किया, डीनेचर कर दिया है। अब जिस जगह पे आप जाके इसको हमने इसकी हाइब्रिडाइजेशन करानी है उसमें ऑलरेडी भी कोई और या आरएनए के या डीएनए के सिंगल स्टैंड पड़े होंगे, इसको भी हमने जाके उसके अंदर डाल देंगे। वो जो ऑलरेडी पड़े होंगे उनको हमने क्या कहना है, लेबल्ड प्रोब्स, ये उनके साथ मिलकर हाइब्रिडाइजेशन कर देगा और हमारे पास यहाँ पर उनको डिटेक्ट करना इजी हो जाएगा। जिनको हमने लेबल किया होगा प्रोब्स को, वो हमें पता चल जाएगा कि वो किसके साथ जाकर बाइंड होकर कौन सा उसने न्यू जो है कम्बिनेशन बनाया है। नेक्स्ट हम मॉलिक्यूलर हाइब्रिडाइजेशन में है कि हाउ वी प्रिपेयर दी प्रोब्स, ठीक है, कि जो प्रोब्स हैं उनकी प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं। प्रोब्स क्या होते हैं, ये सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकते हैं या डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और ये वर्किंग करते हैं। प्रोब मस्ट भी सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल, ठीक है। वैसे प्रोब्स जो होते हैं उन्हें हम शॉर्ट सीक्वेंस होना चाहिए 15 से 50 न्यूक्लियोटाइड्स के
दरमियान याद रखना है। प्राइमर्स और प्रोब्स के दरमियान आपने डिफरेंट याद रखना है, ठीक है। जो प्राइमर्स होते हैं, प्रोब्स हैं, ये 15 से 20 न्यूक्लियोटाइड्स पर मुश्तमिल होता है। जो प्राइमर्स होते हैं वो सिर्फ 20 न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल होता है। ये बहुत ही शार्ट होता है सीक्वेंस प्राइमर, और प्रोब्स थोड़े से लेंथी होते हैं प्राइमर के बेनिस्बत, और इस प्रोब्स में ओवरऑल पूरे सीक्वेंस की इंफॉर्मेशन भी स्टोर होती है। तो ये क्या करता है, जीनोमिक डीएनए इस फ्रैगमेंट पर मुश्तमिल हो सकता है, उसका भी एक फ्रैगमेंट हो सकता है, या किसी भी कम्प्लीमेंट्री डीएनए का फ्रैगमेंट हो सकता है, या किसी भी आरएनए का फ्रैगमेंट हो सकता है जो 15 से 50 न्यूक्लियोटाइड्स पर मुश्तमिल हो, उसे हम प्रोब्स कह सकते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास है ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्रोब्स है। ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स वही होते हैं जो शॉर्ट सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पर मुश्तमिल हो, ठीक है। ओलिगोन्यूक्लियोटाइड जो प्रोब्स होंगे वो भी क्या होंगे, शॉर्ट सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए फ्रैगमेंट्स होंगे। उनको हम डिज़ाइन करेंगे खास स्पेसिफिक से कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस के जरिए एक दूसरे के साथ, जो कि किसी खास दूसरे डीएनए को जाकर टारगेट कर सकते हैं। तो हमारे पास प्रोब्स ये था, ठीक है। अब आगे आ गई हैं प्रोब्स की टाइप्स। कौन कौन सी प्रोब्स होती हैं, जीनोमिक डीएनए प्रोब्स जो डीएनए पर मुश्तमिल होते हैं, जो डीएनए से के छोटे स्मॉल पार्ट होते हैं, उन्हें हम कहते हैं जीनोमिक डीएनए प्रोब्स, जिसके उनको हम कैसे तैयार कर सकते हैं, फ्रॉम क्लोन डीएनए फ्रैगमेंट। यानी हमारे पास एक डीएनए है, उसका एक हमारे पास फ्रैगमेंट है लेंथी, ठीक है, उसके एक शॉर्ट लेंथ फ्रैगमेंट को निकाल कर उसको क्लोन करके हम उसका प्रोब बना सकते हैं, इसे हम बोलेंगे जीनोमिक डीएनए प्रोब्स। नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जीनोमिक डीएनए प्रोब्स बनाने के लिए हम प्लाज्मिड यूज़ करते हैं। यहाँ पर हमारे पास बैक्टीरियल सैंपल होगा, बैक्टीरियल से हमने डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लेना है, और उनके एक्सट्रैक्शन के ज़रिए उसके डीएनए जो होगा ना, बैक्टीरियल का डीएनए जो होगा, उसको सिंगल स्टैंडर्ड चेंज करके उसके शॉर्ट सीक्वेंस निकाल लेने हैं और उनको प्रोब बना देने हैं, ठीक है। प्रोब बनाने के बाद उसे हमने मुख्तलिफ जो प्रोब है उसको यूज़ करना है और उसको आगे हाइब्रिडाइजेशन में यूज़ कर लेना है। उसको हम अब देख रहे हैं ना कि प्रोब को यहाँ पर कलर दिए गए हैं, ठीक है, लेबल किया गया है, किसी को रेड दिया गया है, किसी को ग्रीन और किसी को ब्लू। तो लेबल इसलिए किए जाते हैं कि जब ये प्रोब हाइब्रिडाइजेशन के ज़रिए, ठीक है, ये वाले जो प्रोब आएंगे जो कि इस तरह सीक्वेंस की फॉर्म में है, ये किसी दूसरे सीक्वेंस से इस तरह जाके बाइंड होकर डबल स्टैंडर्ड बनाएंगे, तो उस डबल स्टैंडर्ड में ये जो लेबल कलर होगा वो इनका शो होता रहेगा। तो हमें पता चल जाएगा कि इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए में जो हाइब्रिडाइजेशन के दौरान बनाया है कि कौन सा प्रोब कहाँ से आया है, तो इस तरह आइडेंटिफिकेशन भी इनकी हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास आ जाता है CDNA प्रोब्स, यानी कम्प्लीमेंट्री डीएनए प्रोब्स जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पर मुश्तमिल होते हैं, ठीक है। वो किस तरह बनाएंगे, इनको हमने CDNA प्रोब को हम क्लोन करेंगे। क्लोन का मतलब होता है एग्जैक्ट सेम कॉपी बनाना, और प्लाज्मिड के अंदर, या उनको हम किसके कर लेंगे, एम्पलीफाई कर लेंगे डायरेक्टली फ्रॉम मैसेंजर आरएनए, किसके थ्रू के ज़रिए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट PCR के ज़रिए। रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट PCR के ज़रिए CDN कैसे बनेंगे, हमने पढ़ा था, वहाँ पर मैसेंजर आरएनए है, ठीक है। आरएनए क्या करेगा, CDNA बनाएगा, ठीक है। CDNA रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेशन के ज़रिए CDNA बनाएगा। ये CDNA क्या करेगा, ये एज आगे अपने सीक्वेंस के अंदर से कोई शॉर्ट सीक्वेंस को एज ए प्रोब में चेंज कर देगा। यानी जो इस CDNA का जो सीक्वेंस होगा उसके अंदर से एक शॉर्ट सीक्वेंस लेंगे हम, और उसकी कॉपी करके यानी क्लोन करके हमने एक छोटा सीक्वेंस बना लेना है 15 से 50 न्यूक्लियोटाइड्स में जो मुश्तमिल हो, उसे हम बोलेंगे CDNA प्रोब्स, जो कि CDNA से हासिल किया जाएगा। तो लेबल कैसे करेंगे, लेबलिंग क्या होगी, लेबल्ड विद ए डिटेक्टेबल ट्रेस, यानी जिस भी प्रोब को हमने निकाला है शॉर्ट सीक्वेंस जो न्यूक्लियोटाइड का है 50 के तक न्यूक्लियोटाइड्स पे जो मुश्तमिल होता है, उसको हमने किस तरह लेबल करना है, उसके साथ कोई ट्रेसर लगा देंगे, उसके अंदर कोई केमिकल या कुछ और आइसोटोपिक या नॉन आइसोटोपिक जो एलिमेंट होगा अटैच कर देंगे। तो प्यूरिफाइड न्यूक्लियोटाइड इज लेबल्ड की जाएगा विट्रो मेथड्स के जरिए, किसी सूटेबल एंजाइम के साथ उसको अटैच कर दिया जाएगा या फिर उसको कलर दिया जाएगा, तो इस तरह वो लेबल हो जाएंगे। व्हाट आर जीनोमिक डीएनए प्रोब्स एंड CDNA प्रोब्स, ये वही हैं जो ऊपर मैंने समझा दिया है। जीनोमिक डीएनए प्रोब्स किस तरह बनते हैं ये मैंने समझा दिया आपको, जो डीएनए से बनेंगे, और CDNA प्रोब्स कौन से होते हैं, जो CDNA से बनते हैं। नीचे लिखा हुआ है RNA प्रोब्स, ये मैं छोड़ गई। RNA प्रोब्स जो होंगे वो सिंगल RNA से डायरेक्टली, यानी RNA का ये सीक्वेंस है ना, ठीक है, हमारे पास इससे ट्रांसक्रिप्ट हो जाएगा और वो क्लोन डीएनए बनाएगा, और उस क्लोन डीएनए के जरिए फिर ये RNA प्रोब्स बन जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है, जो जीनोमिक डीएनए प्रोब्स और CDNA प्रोब्स ये कैसे बनते हैं ये मैंने आपको समझा दी है, पता भी चल के क्या है। तो नेक्स्ट हमारे पास है कि देयर आर डिफरेंट सेंसिटिव डिटेक्टिंग मेथड फॉर ईच ऑफ द लेबल यूज्ड इन न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब जो हमने
ठीक है, जो हमने ये बनाया था प्रोब, उसको लेबल करना है। ठीक है, अब जो हमने DNA या CDN से ये प्रोब हासिल कर लिया है, ठीक है, इस प्रोब को हमने किसी और RNA या DNA सीक्वेंस के साथ अटैच करके डबल स्टैंडर्ड DNA या RNA बनाना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा प्रोब होगा इसको कोई फ्लोरेसेंट डाई देंगे, इसको कलर दे देंगे, इसको इसकी जो है हाइब्रिडाइजेशन बाद में करवाएंगे। कोई इसके साथ आइसोटोप या नॉन आइसोटोपिक एलिमेंट या एंजाइमेटिक जो है एंजाइम अटैच कर देंगे। फिर जब ये किसी दूसरे सीक्वेंस के साथ जाके हाइब्रिडाइज होगा ना और न्यू सीक्वेंस बनाएगा, तो उस न्यू से जो डबल स्टैंडर्ड होगा ना DNA इस तरह बनेगा। इस डबल स्टैंडर्ड DNA में ये जो होगा ना हमारा प्रोब, ये हमें नज़र आ रहा होगा कि ये यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि इसके ऊपर हमने क्या किया हुआ है, ट्रेसर लगाया हुआ है। तो इस वजह से इसे कहते हैं DNA ट्रेसर, या कह रहे कि सेंसिटिव डिटेक्टिंग मेथड्स हम यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर द लेबल इज़ कॉमन यूज़ इन रेडियो एक्टिव, लेबल हम लगा देते हैं फास्फोरस का या सल्फ़र का इसके साथ। और नॉन रेडियो जो एक्टिव एलिमेंट्स हैं वो कौन से होंगे, डिगोक्सिन, बायोटीन, फ्लोरेसिन से। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि जो प्रोब हमारे पास आया है उसके किसी एक जगह पे हमने सल्फ़र 35 या P32 इन दोनों में से एक अटैच कर दिया है। ये प्रोब जब किसी दूसरे प्रोब के साथ जाके, ठीक है, या सीक्वेंस के साथ ये कह लें जाके अटैच होगा, इस तरह करके डबल स्टैंडर्ड DNA बनाएगा। यहाँ पर जो P32 लगाया था हमने, वो यहाँ पर इसके एक कोने पे शो हो रहा होगा। तो हमें पता चल जाएगा कि ये P32 वो प्रोब है हमारा, जो कि हमने डिटेक्ट करने के लिए लगाया था। वो इससे डिस्टिंग्विश हो जाएगा जिससे हमने इसे अटैच किया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन भी डिस्क्राइब द साउथर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन। बहुत आसान है। साउथर्न, नॉर्थर्न और वेस्टर्न, ये तीन ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस हैं। इन तीनों में से एक जो होगा वो 5 नंबर का ज़रूर आपके पेपर में आएगा। तीनों समझा रही हूँ, आपने तीनों जो में से जो है तीनों अच्छे से याद कर लेने, एक ज़रूर आएगा। साउथर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ये सैम्पल DNA बाय DNA हाइब्रिडाइजेशन को डिटेक्ट करता है। बेसिकली जो DNA की डिटेक्शन के लिए यूज़ होता है वो होता है मेथड साउथर्न ब्लॉट। इसमें हमने क्या करना है, विच डिटेक्ट टारगेट DNA फ्रैगमेंट्स दैट हैव बीन साइज फ्रैक्शनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसका मतलब ये है कि हमने DNA के आपस में हाइब्रिडाइजेशन की है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन के दौरान जो हमारे पास DNA आया है ना, ठीक है, ऐसे करके उस DNA को हमने उसकी साइज़ की बिना पर जेल के ऊपर रन करवा के, उसके इलेक्ट्रोफोरेसिस जो जेल है मेथड है उसके ऊपर रन करवा के उसके फ्रैगमेंट का साइज़ जो होगा वो बेसिक कर लेंगे लग। यानी हमारे पास अगर यहाँ पर एक जेल है ना, तो उसके ऊपर हम जब हम वो DNA हाइब्रिडाइजेशन वाला DNA इसके अंदर डालेंगे, तो जिस DNA फ्रैगमेंट का साइज़ बड़ा होगा वो बड़ा नज़र आएगा बैंड के अंदर, जिसका छोटा होगा वो छोटा नज़र आएगा। तो कोई जो है बड़ा और कोई छोटा। तो इस तरह ये साउथर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन के ज़रिए हम क्या करते हैं, DNA को डिटेक्ट करते हैं, जो कि होता है डाइजेस्टेबल विद वो DNA क्या होगा, जो DNA हम साउथर्न ब्लॉट के ज़रिए डिटेक्ट करते हैं उसके साथ डाइजेस्टेबल एक रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियेज होगा। रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियेज एक एंजाइम है जो किसी भी DNA या सीक्वेंस की किसी भी साइट को कट करने के लिए यूज़ करते हैं। सेल्फ फ्रैक्शनाइज्ड बाय, यानी सेल्फ फ्रैक्शनाइज्ड बाय एगारोस जेल, यानी DNA को जब हम एगारोस जेल के ऊपर लगाएंगे, जेली नुमा एक जेल होती है, उसके ऊपर जब डालती है ना, तो ये अपने आप को फ्रैक्शनाइज्ड कर लेता है। यानी जो जिन फ्रैक्शंस की फ्रैगमेंट्स की जो होगा साइज़ बड़ा होगा वो बड़ा बैंड बनाएगा, जिसका छोटा होगा वो साइज़ फ्रैगमेंट का वो छोटा बनाएगा। तो ये आपने याद रखना है वेस्टर्न ब्लॉट मेथड सारा। यहाँ पर हमारे पास आ गया है टारगेट DNA, ठीक है, उसको हमने लिया है यहाँ पर डाइजेस्ट किया विद उसे एंडोन्यूक्लियोटाइज न्यूक्लियस एंजाइम के साथ, उसको फिर हमने इधर जेल के ऊपर रन करवाया, जेल के ऊपर वो रन करके चला है, माइग्रेट हुआ है। फिर हमारे पास जो आया है रिज़ल्ट, उसको हमने अल्कली लगा के उसे डीनेचर किए हैं उन बैंड्स को जब डीनेचर किया है तो जेल के ऊपर इस तरह वो कलर्ड नज़र आए हैं। ठीक है, तो जेल के ऊपर जो कलर्ड नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर आपको स्टार भी नज़र आ रहा होगा। स्टार जो होगा वो इस मेथड से आया है, जो कि प्रोब DNA, क्योंकि प्रोब DNA के साथ हमने कोई ना कोई ट्रेस लगाया हुआ है। P32 हो सकता है, ठीक है, ये यहाँ पर 35 हो सकता है। वो प्रोब जो होगा वो इधर भी इन बैंड के साथ नज़र आएगा। ये जो एक सिंगल ब्लैक बैंड आपको नज़र आ रहा है ना, ये असल में दो जुड़े हुए हैं बैंड इस तरह, जो इसके साथ ये स्टार सा बना हुआ है ना, वो बेसिकली इधर से स्ट्रैंड आया है। जिसके साथ स्टार नहीं बना वो इधर से आया है। ये दोनों मिलकर डबल स्टैंडर्ड बना रहे हैं। तो ये इस तरह था। और फिर हमने इस बैंड को देखने के लिए एक्सरे या वीयू जो है, यूवी जो लाइट है वो लगाते हैं। नेक्स्ट ये साउथ बहुत ज़्यादा अप्लाईबल है रिसर्च में, इन्वेंशन चीज़ें करने में, एनालिसिस करने में, और डिफरेंट जो है इसके इस्तेमालात हैं लैब्स में। ये आपने याद कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर
ये जो है साउथर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन दोबारा वही आ गया कि ये टारगेट डीएनए के अंदर यूज़ होते हैं। ये दोबारा रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, सॉरी आपका टॉपिक। लेक्सन नंबर 81 जो है वो है लिगेशन। लिगेशन क्या होती है, ठीक है, और ये है क्या चीज़ है। डिफाइन और डिस्क्राइब द रिस्ट्रक्शन एंजाइम। रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या है, सबसे पहले तो आपको बताएं। एंडोन्यूक्लियस ASE एंड पे आ रहा है तो इसका मतलब है ये एक एंजाइम को शो कर रहा है। ASE जो होता है ना, किसी भी नाम के एंड पे आए तो इसका मतलब होता है कि ये किसी एंजाइम का नेम है, क्योंकि ये एंजाइम के नोमेनक्लेचर शो करता है। तो एंडोन्यूक्लियस का मतलब है ये कि कोई रिस्ट्रक्ट करने वाला, काटने वाला एंजाइम है। इसका मतलब क्या है, रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस एक एंजाइम है दैट कट्स डीएनए और स्पेसिफिक रिकॉग्निशन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को, ठीक है। तो हमारे पास एक सीक्वेंस है, उसके ऊपर A, ठीक है, T, C या G, ये वाला हमारे पास सीक्वेंस है एक। अब हम चाहते हैं कि हमें सिर्फ इसमें से T चाहिए, तो एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा, ये वाला एंजाइम रिस्ट्रक्शन एंजाइम क्या करेगा, ये T के पास पहले जाएगा, इसे पहचानेगा कि वाकई ये T है, फिर यहाँ पर कुछ साइट होगी रिस्ट्रक्शन साइट, वो रिस्ट्रक्शन साइट इस एंजाइम को एज ए रिसेप्टर के तौर पर देगी अपने आप को, ये रिस्ट्रक्शन साइट रिसेप्टर बन जाएगी और ये एंजाइम इसके साथ आके अटैच होके इसको क्या करेगा, कट कर देगा यहाँ से, ठीक है। तो इसे बोलेंगे रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस। दीज एंजाइम आर फाउंड इन बैक्टीरिया। एंजाइम कुदरती तौर पर बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है। ये जो एंजाइम है ना, ये बैक्टीरिया को वायरस से के हमले से या इन्फेक्शन होने से बचाते हैं, ठीक है। टू कट डीएनए एट रिस्ट्रक्शन एंजाइम टू नो इंसिशंस, यानी इंसिशन यानी उसको कट करने के लिए हमें उसकी शुगर फास्फोड बैकबोन जो डीएनए डुप्लेक्स एक्स है उसकी पूरी स्ट्रक्चर यानी उसके हेलिक्स का उसके पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास ये 2 डीएनए हैं, इसको हमने जो है बाइंड किया है, यहाँ पर ये बाइंड हुए हैं, ठीक है, डबल हेलिक्स है, यहाँ पर सिंगल स्टैंड में चेंज हुआ है। अब यहाँ से वो यहाँ से इसको काट रहा है और ऊपर से कट करके वो दिखा रहे हैं, ठीक है। नीचे से इस ये जो ब्लैक कलर का आपको स्पॉट नज़र आ रहा है, ये क्या है, एंडोन्यूक्लियस है। ये यहाँ से इसको कट कर देगा इस रिस्ट्रक्शन साइट को, और ऊपर से जो इको आर का दिखा रहे हैं, ये ऊपर से कट कर देगा, कट करके इन दोनों को आपस में मिला देगा और ये रिकम्बिनेटेड डीएनए हो जाएगा। यानी 2 डीएनए के सीक्वेंस को स्पेसिफिक साइट से जो एंडोन्यूक्लियस रिस्ट्रक्शन एंजाइम है उसने काटा है और फिर इन दोनों को आपस में मिला दिया है, ठीक है। यानी ये रिकम्बिनेशन करने के लिए ज़रूरी होता है रिस्ट्रक्शन एंजाइम। तो रिस्ट्रक्शन एंजाइम्स जो है कितने ज़्यादा अभी तक हम पढ़ चुके हैं, 3000 अभी तक जो हमने दरियाफ्त किए हैं, उनमें से 600 जो है वो कमर्शियली भी आम यूज़ करने के लिए अवेलेबल हैं। तो रिस्ट्रक्शन साइट क्या होती है ये आपको पता चाहिए। रिस्ट्रक्शन एंजाइम जो है वो किसी भी सीक्वेंस को काटने के लिए जब किसी जगह पे जाता है तो सीक्वेंस को काटने के लिए उस साइट को रिस्ट्रक्शन साइट कहते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमारे पास ऊपर ही जो तस्वीर बनी हुई है यहीं से समझा देती हूँ। तो यहाँ पर जो हमारे पास ये रिस्ट्रक्शन एंजाइम था, इसने इस साइट को काटा है, तो यहाँ पर ये जो साइट हमारे पास नज़र आ रही है, ये वाली साइट, ये रिस्ट्रक्शन साइट्स हैं, ठीक है। जहाँ पर स्टिकी एंड्स होंगे ये उससे अटैच होगा और उसे कट कर देगा। तो इंस्ट्रक्शन साइट को भी आई होप आपको समझ आ गई होगी। इंस्ट्रक्शन एंजाइम क्या करते हैं, स्पेसिफिक सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड्स को पहले पहचानते हैं, फिर जिस जगह से उसने डीएनए को कट करना होता है वहाँ पर जो है एक साइट होती है जिसे हम इंस्ट्रक्शन साइट बोलते हैं। तो रिकॉग्निशन सीक्वेंस, जो सीक्वेंस वो कट करता है वो बेसिकली कितने जो उसने जगह कट करनी है, ठीक है, वो जगह तकरीबन 4 से 8 न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल होनी चाहिए और उनमें से कुछ पैलिंड्रोमिक होने चाहिए। इसका मतलब क्या है, द बेस सीक्वेंस रीड द सेम बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स, यानी नीचे वाले जो कट रहे हैं वो आपस में दोनों कम्प्लीमेंट्री हो, बैकवर्ड्स और फॉरवर्डली। तो देयर 2 टाइप्स ऑफ सीक्वेंस होते हैं डीएनए के अंदर, मिरर लाइक होते हैं और जो हैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड्स होते हैं। रिस्ट्रक्शन साइट जो है उन्होंने ऊपर जो ये एग्जांपल दी है जो मैंने आपको समझा दी है, ये बैक्टीरिया के अंदर हो रहा है, ठीक है, ये बैक्टीरिया के अंदर कट हो रही है और वो बैक्टीरिया कौन सा है, इको R1, ठीक है, ये बैक्टीरिया, और नीचे उसकी ही रिस्ट्रक्शन साइट की उन्होंने यहाँ पर जो है डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि यहाँ पर सबसे पहले बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया का ये प्लाज्मिड है, इसके ऊपर आके कोई वेक्टर अटैच होता है, यहाँ पर वो प्लाज्मिड जो डीएनए होगा उसको कोई क्लेवेज साइट होगी जहाँ से वो कटेगी, उस क्लेवेज साइट पे आकर इकोराई जो होगा ना रिस्ट्रक्शन एंजाइम 1 ECOR1 जो एंजाइम होगा ना रिस्ट्रक्शन एंजाइम, ये आके इस क्लेवेज साइड पे इसको कट कर देगा, ठीक है। यहाँ पर आपको शायद सीक्वेंस भी जो है वो नज़र आ रहा हो,
TTA और AAT। तो इसका मतलब है फॉरवर्ड और इसका मतलब है बैकवर्ड, ठीक है। इन दोनों का इस तरह कट करेगा वो। फिर इन दोनों को कट करने के बाद इनको आपस में अटैच करवा के जो न्यू अलीलिंग करके ना, ठीक है, ये जो कट करके ये वाला सीक्वेंस लाएगा और ये इधर से लेके आएगा, इसको प्राइमर के जरिए अलॉन्गेट करके न्यू सीक्वेंस डबल स्टैंडर्ड बनाएगा और फिर इसको दोबारा उसी सेल सीक्वेंस के अंदर डाल के DNA जो होगा वो प्लाज्मेट कह लें कि रिकम्बिनेट कर देगा, यानी दो चीज़ों का मजमूआ कर देगा हाइब्रिडाइज करके। लाइगेशन यानी लाइगेसिस और फास्फेटेजिस, यहाँ पर दो एंजाइम का काम आ जाएगा। तो लाइगेसिस और फास्फेटेज ये दो एंजाइम्स हैं जो यहाँ पर काम करेंगे। इसमें डिस्क्राइब द लाइगेशन क्या है, ये एक लेबॉरेटरी प्रोसीजर है जिसमें हम मॉलिक्यूलर क्लोनिंग करते हैं DNA फ्रैगमेंट्स की, जिसमें हम DNA फ्रैगमेंट्स लेते हैं, उनको ज्वाइन करते हैं टुगेदर एक दूसरे के साथ और नी कम्बिनेट DNA मॉलिक्यूल बना देते हैं। यानी हमने क्या करना है, एक हमारे पास ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर से हमने DNA निकाल लेना है, ठीक है। उस DNA को निकाल के हमने किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के DNA को निकाल के उन दोनों DNA को आपस में जो है मिक्स कर देना है। मिक्स करके या इसके DNA को इसके DNA के अंदर मिक्स करके इसके अंदर डाल देना है। फिर ये जो ऑर्गेनिज्म होगा ना, इसका अपना DNA चेंज हो जाएगा, मॉडिफाई हो जाएगा। यानी इसके DNA में हमने किसी फॉरेन DNA को डाल दिया है तो वो क्या हो जाएगा, रिकम्बिनेंट हो जाएगा। यानी ये उसका अपना भी DNA मौजूद होगा और किसी दूसरे भी ऑर्गेनिज्म का वो DNA लेके अपने DNA से मिक्स कर लेगा, तो इसे बोलेंगे रिकम्बिनेंट DNA मॉलिक्यूल्स। द एंड्स ऑफ DNA फ्रैगमेंट्स आर जॉइंड टुगेदर बाय फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स, ठीक है। मैंने बताया था कि दो तरह के हमारे पास लिंक होते हैं सीक्वेंस, एक तरफ 5 होता है, एक तरफ 3 होता है, ठीक है। दूसरी तरफ इधर 5 होगा, इधर होगा 3, ठीक है। इनके आपस में A, ठीक है, इधर T, ठीक है, इधर C, इधर G, इधर A, ठीक है, इधर T, इस तरह करके ये आपस में अलाइन होके बॉन्ड बना लेंगे। फ़र्ज़ क्या, ये जो सीक्वेंस था ये किसी और DNA का था, ये किसी और DNA का था। इस ऑर्गेनिज्म के DNA को हमने किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के DNA में मिक्स करके उसके अंदर डाल दिया है, तो वो ऑर्गेनिज्म क्या हो गया है, ये कह लें कि रिकम्बिनेंट उसका DNA हो गया। यहाँ पर बिटवीन द 3 हाइड्रोक्सिल ऑफ 1 DNA टर्मिनेट विद फास्फोरस, यानी यहाँ पर दो तरह के हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है जो मौजूद है और फास्फेट ग्रुप भी मौजूद है, इसलिए हम इसे लाइगेसिस और फास्फेटेजिस बोलते हैं। ब्लंट एंड लिगेशन क्या होती है, ब्लंट एंड में बी लिगेटेड टू वन ब्लंट एंड्स में बी जनरेटेड बाय रिस्ट्रक्शन एंजाइम। रिस्ट्रक्शन एंजाइम का और काम क्या है कि ये क्या जनरेट करते हैं, जो सीक्वेंस होते हैं ना उनके एंड पे ब्लंट एंड्स कट करके ना उनके एंड्स को ब्लंट कर देते हैं, तो इसे कहते हैं ब्लंट एंड लिगेशन। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है रिस्ट्रक्शन एंजाइम है प्लाज्मिड के अंदर, उसने एक्सोन्यूक्लियोसिस की है, उसको तोड़ा है, ठीक है, और फिर क्या किया है, मुख्तलिफ जो ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स लिंक्स थे उसे अटैच किए हैं और कुछ उतार दिए हैं। अटैच करने के बाद एंजाइम्स के ज़रिए उससे ये जो सीक्वेंस था, ठीक है, इसके साथ कुछ बाहर से जो एंजाइम्स के ज़रिए DNA मॉलिक्यूल्स ला के अटैच करवा दिए हैं। अटैच करने के बाद उनको स्पेसिफिक साइट से उस रिस्ट्रक्शन एंजाइम ने कट कर दिया है। कट करने के बाद वो जो साइट बनी है वो एक रिस्ट्रक्शन साइट बन गई है, तो इसे बोलते हैं, ये जो ऊपर हमने टॉपिक पढ़ा है यहाँ पर, ब्लंट एंड लिगेशन, ठीक है। एंड जो होते हैं वो उसके ब्लंट हो जाते हैं। होवर ए मेजर एडवांटेज ऑफ ब्लंट एंड का क्लोनिंग का जो फ़ायदा है वो क्या है कि हम लोग अपनी मर्ज़ी का, जहाँ पे एंड जो होता है वो ब्लंट हो जाता है, खाली जगह रह जाती है, उस जगह पे हम अपनी मर्ज़ी का कोई भी जो है रिस्ट्रक्शन साइट को देखते हुए, पहचान करते हुए सीक्वेंस डाल सकते हैं। तो डिसएडवांटेज ऑफ ब्लंट एंड लिगेशन, ये बहुत आसान है, ये आपने खुद कर लेने हैं कि ये लेस एफिशिएंट है। स्टिकी एंड जो होता है लिगेशन है, ये फिर वो एंड जो है स्टिकी बहुत ज़्यादा नहीं रहता, तो स्टिकी एंड लिगेशन जो है इसका जो टिपिकली रिएक्शन है वो 100x हो जाता है। दूसरा इसका ये है कि लाइगेज जो होता है, इसके लिए हम एक एंजाइम जो हम इसके अंदर यूज़ करते हैं वो हमें 10x मोड यूज़ करना पड़ेगा। जो DNA कंस्ट्रक्शन इसमें यूज़ होगी है ब्लंट एंड लिगेशन में, वो भी हायर करनी पड़ेगी कोलिजन करने के लिए बिटवीन द एंड्स, यानी एंड्स को मैच करने के लिए। तो ये कुछ जो है ये आपने याद करना है। मेथड इसका नहीं आएगा, ये मेथड मैं नहीं समझा रही, कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ट्रबल शूटिंग यानी इसकी प्रॉब्लम्स का जो ये जो इसके डिसएडवांटेज है, इसका हल क्या है, ट्रबल शूटिंग कैसी है, तो ये भी आप लोगों ने खुद ही करना है, ये इतना मुश्किल नहीं है। लेसन नंबर जो 82 है ये मैं डिस्कस करती हूँ आपसे। तो ये जो लेसन नंबर 2 है, आई होप ये ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करती हूँ। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।